वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। 72 टेस्ट अभी तक कंप्लीट हो गए थे यूपी पीसीएस के लिए। यह है टेस्ट नंबर 73। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट में हम फोकस करने वाले हैं जनरल साइंस के प्रश्नों पर, और सारे के सारे प्रश्न पहले प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं यूपी पीसीएस की परीक्षा में। ठीक है, 23 से 28 30 तक पूछे जाते हैं जनरल साइंस के प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। पायरोमीटर एक यंत्र है, किसका मापन किया जाता है इससे? पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? देखिए, पहले ऑप्शन में दे रखा वायुमंडलीय दाब। तो वायुमंडलीय दाब के लिए तो बैरोमीटर है। एक आर्द्रता जिसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं, तो इसके लिए हाइग्रोमीटर है। जो उच्च तापमान होता है उसके लिए उपयोग होता है पायरोमीटर का। सी है इसका आंसर। तो देखिए, पायरोमीटर की सहायता से अत्यधिक उच्च तापों का मापन किया जाता है। यह तापमापी स्टीफन के नियम पर आधारित है, जिसके अनुसार उच्च ताप पर किसी वस्तु से उत्सर्जित विकिरण की मात्रा इसके परम ताप की चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। इसकी सहायता से दूर की वस्तु जैसे कि सूर्य आदि के ताप का तापन किया जाता है या मापन किया जाता है। इस तापमापी से लगभग 800 डिग्री सेल्सियस से नीचे का ताप नहीं मापते, क्योंकि इससे कम ताप पर वस्तुएं ऊष्मीय विकिरण का उत्सर्जन नहीं कर सकती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एनीमोमीटर के सामने वायु की चाल लिखा है, एमीटर के सामने विद्युत धारा, टैक्योमीटर के सामने दाबांतर और पायरोमीटर के सामने लिखा है उच्च ताप। तो एनीमोमीटर तो वायु की चाल यहाँ पर करेक्ट हो गया, एमीटर विद्युत धारा सही हो गया, पायरोमीटर हाई टेम्परेचर जैसे कि सूर्य ताप का मापन, टैक्योमीटर दाबांतर गलत है, सी गलत है यहाँ पर। तो टैक्योमीटर एक प्रकार का सर्वेक्षण उपकरण है जिसे क्षैतिज दूरियों, लंबवत उन्नयनों एवं दिशाओं के त्वरित मापन हेतु डिजाइन किया जाता है, ना कि दाबांतर के लिए। ठीक है, बाकी सारे सही सुमेलित हैं। वायु की गति निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापी जाती है? वायु की गति या वेग किसके द्वारा? एनीमोमीटर के द्वारा। और बैरोमीटर क्या है? वायुमंडलीय दाब है। तो एनीमोमीटर जो है इसके द्वारा वायु के वेग का मापन किया जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए पता होगा आपको, बैरोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मैनोमीटर एक उपकरण है, किसका मापन किया जाता है? मैनोमीटर या आरआरबी के लिए भी इम्पोर्टेंट है प्रश्न, जो अभी एग्जाम चल रहा है वर्तमान में, साइंस आती है उसमें भी अच्छी खासी। मैनोमीटर के द्वारा किसका मापन किया जाता है? गैसों का दाब, गैसों का दाब। तो मैनोमीटर नामक यंत्र जो है वो गैसों का दाब मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? सदिश राशियाँ, अदिश राशियाँ, डेफिनेशन पता होगी आपको, छोटी क्लास में पढ़ा होगा। देखिए, वे राशियाँ जिनके लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशियाँ कहलाती हैं। और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, तो वो अदिश राशियाँ कहलाती हैं। विस्थापन सदिश राशि है, वेग सदिश राशि है, त्वरण होता तो सदिश राशि है, बल सदिश राशि है, आयतन यहाँ पर अदिश राशि है। तो वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशियाँ कहलाती हैं, और जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। बल हो गया, वेग हो गया, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग, ये सब सदिश राशियाँ हैं। यहाँ आयतन एक अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेगा तो तराजू की रीडिंग घटेगी बढ़ेगी? रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वह बढ़ेगी या घटेगी, यह सब वायुमंडलीय दबाव पर निर्भर करेगा। क्या है इसका उत्तर? इसको प्रैक्टिकल करके देख सकते हो आप। अगर आप एक तराजू पर खड़े हो तो सांस अंदर लोगे, गहरी सांस अंदर लेते हो, या आप बाहर भी छोड़ोगे तब भी रीडिंग घटेगी। तो व्यक्ति के गहरी सांस लेने या फिर सांस बाहर छोड़ने, दोनों ही परिस्थितियों में तराजू की रीडिंग घटेगी, अर्थात तराजू द्वारा व्यक्ति का वजन कम दर्शाया जाएगा। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्योंकि अब कुछ ऊट पटांग वाले ऑप्शन मिलेंगे, जैसे बर्फ सड़क से सख्त होती है,
सड़क बर्फ से सख्त होती है। जब हम अपने दोनों पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती। बर्फ में सड़क की अपेक्षा कम घर्षण होता है। देखिए, अधिक घर्षण है तो चल पा रहे हैं उस पर। अगर घर्षण कम हो जाएगा, मतलब फिसलन बढ़ जाना एक तरह से देखा जाए तो गिर जाओगे ना बर्फीली सतह पर। तो सड़क पर चलने से हमें जो है आसानी इसलिए होती है क्योंकि पृथ्वी पर उसकी सतह जो है खुरदरी होने के कारण घर्षण बल उत्पन्न होता है। छोटी क्लास में पढ़ा होगा। देखिए, उसकी सतह खुरदरी होने के कारण ही हम उस पर पैर टिका के पृथ्वी को पीछे धकेल सकते हैं और न्यूटन का तीसरा नियम के अनुसार आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया। इसके विपरीत बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होने के कारण फिसलन बढ़ जाती है और उस पर चलना मुश्किल है। ठीक है, गिरते भी हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए। पीसा की झुकी मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि क्यों नहीं गिरती वो? क्योंकि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन जो है तल के अंदर रहती है। क्यों नहीं गिरती वो? क्योंकि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली जो ऊर्ध्वाधर लाइन है, ये रिपीटेड प्रश्न है, कई बार पूछा है दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इस मीनार को देखने के झुकी हुई है, ये गूगल कर सकते हो आप। तो गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहाँ वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान संकेंद्रित होता है। कोई भी वस्तु तब तक स्थिर रहती है जब तक गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा उसके तल से होकर गुजरती है। अभी तक पीसा की मीनार के गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के तल के अंदर रहती है। ठीक है, इसलिए झुकी मीनार अभी तक नहीं गिरी है पीसा की। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार शून्य होगा, अपरिवर्तित होगा, परिवर्तनशील होगा। ये गलत हैं सारे के सारे। देखिए, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार अपरिवर्तित होगा। क्यों घटेगा? क्यों शून्य होगा? तो आदर्श परिस्थितियों में किसी वस्तु को ऊपर से गिराने पर उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है क्योंकि उसका द्रव्यमान और उस पर लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, यही सत्य है। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं और एक चीज़ रट रखी है उन्होंने, पृथ्वी पर दोनों एक समान गिरेंगी। देखिए, वो निर्वात में होता है। यहाँ साफ लिखा है हवा में। हवा यानी वायुमंडल होगा तभी तो चलेगी हवा। अब लोहे की गेंद को गिराओगे, लकड़ी की गेंद को गिराओगे तो लकड़ी की तो भारी हल्की होती है ना, लोहे की भारी होती है। तो लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। ठीक है, लोहे की पहले गिर जाएगी। पृथ्वी पर दोनों एक समान गिरेंगी। अगर निर्वात में होंगी तो गिरेंगी। यहाँ हवा साफ लिखा है, एक पहले गिरेगी एक बाद में गिरेगी। अब कौन सी पहले वो नहीं है, मतलब इंडिकेट तो गलत है। उपरोक्त में से कोई नहीं। एक सी, लकड़ी की जो गेंद है वो बाद में गिरेगी, लोहे की गेंद पहले गिरेगी। तो हवा की अनुपस्थिति में अगर बात निर्वात की हो रही होती तो लोहे तथा लकड़ी के समान भार को समान ऊंचाई से गिराने पर वे एक साथ पृथ्वी पर पहुंचती, परंतु हवा की उपस्थिति में लोहे तथा लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर लोहे की गेंद पहले पहुंचेगी और लकड़ी की बाद में पहुंचेगी। अच्छा, भार भी समान है तब भी लोहे की गेंद जो है पहले गिरेगी और निर्वात में दोनों साथ में। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। मानव शरीर का भार होता है। देखिए, प्रश्न 2-3 तरीके से पूछा जा सकता है। अब मानव शरीर लिख दिया, इसकी जगह खरगोश, कुत्ता, बिल्ली कुछ भी रख सकता है, या सिंपल लिख सकता है किसी पिंड का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है। करेक्ट है। पृथ्वी की सतह पर सब जगह एक समान नहीं होता, विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, मैदानी भागों की अपेक्षा पर्वतों पर कम होता है। ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है एक स्थिर राशि है जबकि भार पृथ्वी पर वस्तु की स्थिति के अनुसार परिवर्तित होता है। पृथ्वी के ध्रुवों पर वस्तु का भार अधिकतम तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। याद रखिएगा, भार में यह परिवर्तन पृथ्वी की आकृति तथा पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के परिणाम स्वरूप होता है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। पृथ्वी अपने अक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घूम रही है। इस तेज गति को हम क्यों नहीं अनुभव कर पाते? पृथ्वी के आकार की अपेक्षा हम बहुत छोटे हैं, ये नॉनसेंस स्टेटमेंट है। अपने कक्ष में पृथ्वी की गति
की अपेक्षा हमारी गति शून्य है, ये सही है बी। तो हम पृथ्वी की घूर्णन गति का अनुभव नहीं कर पाते क्योंकि अपने कक्ष में गति की अपेक्षा हमारी गति शून्य है, न्यूनतम है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित हो जाएगी? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा और द्रव्यमान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी द्रव्यमान वैसा ही रहेगा। वस्तु का भार द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएंगे, गलत। वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा, भार गलत। द्रव्यमान तो वैसे ही रहता है ना, आप चांद पे जाओ द्रव्यमान आपका वैसे ही रहेगा, भार कम हो जाएगा। तो पृथ्वी की सतह के निकट किसी पिंड पर लगने वाला पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो पृथ्वी का भार शून्य हो जाएगा, परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? इंपॉर्टेंट है प्रश्न। कितना है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो पलायन वेग वह न्यूनतम वेग होता है जिससे किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाता है तथा पृथ्वी पर वापस नहीं आता, मतलब अंतरिक्ष में चक्कर लगाता रहता है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अब इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? वह वस्तु अंतरिक्ष में चली जाएगी, वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी, वह पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में परिक्रमा करने लगेगी, वह फट जाएगी। देखिए, वह वस्तु अंतरिक्ष में तो नहीं जा सकती। अंतरिक्ष में जाने के लिए तो आपको 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से उसको फेंकना पड़ेगा ताकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से वो बाहर निकल जाए। तो होगा क्या? फटेगी भी नहीं वो। ठीक है, वह पृथ्वी पर वापस ही आगे रहेगी। बी सही है यहाँ पर। तो किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंके जाने पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वह वस्तु वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी, क्योंकि पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है, यानी कम से कम 4 कम फेंका आपने। तो 15 प्रश्न थे ये साइंस के, और सारे के सारे प्रश्न पहले यूपी पीसीएस की परीक्षा में पूछे हुए हैं। ठीक है, और साइंस के ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, ऊपर नीचे थोड़े जो है स्टेटमेंट बदल दिए जाते हैं या फिर एक्सप्लेनेशन से कर लिए जाते हैं, इनसे मिलते जुलते। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। धन्यवाद। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है हमने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 73 तक पहुँच सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।